जिसमें महामहिम ने दही चीनी खिलाकर इसकी शुरुआत कर दी है। यहाँ बेसिकली परमिशन सीकिंग होता है, जो कि वित्त मंत्री महामहिम से लेती है, यानी राष्ट्रपति से लेते हैं। हमारे पास गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी इस समय मौजूद है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ है, डॉक्टर असीम हमारे साथ इस समय है, प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ, माया सिंह जी भी है, वीपी सिंह आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। सबसे पहले धीरेन्द्र जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। इस समय सबकी नजरें हैं इस बजट पर और आप बीजेपी के हैं प्रवक्ता, तो जरा आप ही बता दीजिए कि क्या खास होने वाला है इस बार। धीरेन्द्र जी आप तक आवाज आ रही है? क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? जी जी आ रही है, प्लीज। तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और बजट एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा ही एक अच्छी उम्मीद रहती है और 2014 से मेरा मानना है कि जो मोदी सरकार है वो उसने उम्मीदों को एक्सीड किया है। जैसे पिछली बार की बात करें तो शायद लोग 10 लाख की तो डिमांड कर रहे थे, जब 12 लाख मिल गया। मेरा ख्याल है कि जो अभी आप बात कर भी रही थी कि बहुत टर्बुलेंट इंटरनेशनल टाइम्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में बहुत अस्थिरता है। ऐसे में भारत की जो नाव है उसको स्टडी किया गया है और जरूरी है कि जो हमारी एक पोजीशन है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो मुझे लगता है कि बजट में दिखेगा कि वो बनी रहेगी और हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी टोटल ओवरऑल ग्रोथ में और लोगों के लिए भी। तो देखिए जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने बताया भी और उम्मीद भी लोगों की है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है जो पेश हो रहा है और निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट को पेश करती हुई नजर आएंगी। सुबह 11 बजे बजट भाषण होने वाला है। इतिहास में पहली बार रविवार का दिन जो मुकर्रर किया गया है बजट के लिए। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब दही चीनी खिलाते हुए अदिति महामहिम को हमने देखा। लेकिन अदिति इस बार के बजट में खास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर स्टेक्स भी है और उसको ओवरऑल करने की भी बात सरकार की तरफ से होती रही है। जैसा कि आपने कहा भी, इस समय जो वर्ल्ड वाइड टेंशन चल रहा है, गोल्ड के रेट्स हम देख रहे हैं किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मार्केट कभी अप होता है कभी लो होता है। ऐसे में जब यूनियन बजट आज पेश होगा और जैसे कि हमने पहले चर्चा भी किया थी कि टैक्सेशन की बात अभी धीरेन्द्र जी भी कर रहे थे कि जो उम्मीद थी उससे ज्यादा तो सरकार ने ऑलरेडी कर दिया पिछली बार। लेकिन इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या उनकी आय पर चर्चा होगी, क्या आय बढ़ाने पर बात होगी? जो गोल्ड के रेट्स हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सामरिक रूप पे जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ऐसे में भारत अकेला ऐसा देश है जो अभी भी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए ये जो पूरा पहले आपने देखा कभी, आज से शायद 5 साल पहले तक भी हम बजट वाले दिन बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चर्चा करते ही नहीं थे जी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम बात करते थे और वो भी खासतौर पे जो बहुत ही डिफाइंड अर्थशास्त्री होते थे वो ये बात करते थे कि इसका इम्पैक्ट। अब हम बात करने लगे, उसकी वजह भी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ट्रंप का हर एक बात पर उनको एड्रेस करना, हर पूरा जो दुनिया के दूसरे देश है वो नरेंद्र मोदी पे लुकअप करना हर बात पे। तो इसीलिए आज आप और मैं और घर का हर एक, मतलब 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग इस बारे में बात करते हैं, अवेयर हैं। पहली बात। दूसरी बात है, पहले क्या होता था, गृहिणियों से बात होती थी, इन जनरल बात होती थी कि क्या होगा, सब्जी तरकारी दाल, सिर्फ दाल और इन पर ही बात करते थे। अब एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। देखिए भारत उस जगह खड़ा है जहां उसको सिर्फ आगे बढ़ना है और वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। दूसरे जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था के 140 करोड़ लोगों की कंज्यूमर जो ताकत के साथ भारत एक बार 10 पायदान और ऊपर चढ़ गया तो अमेरिका के लिए भी चुनौती है, चाइना के लिए भी चुनौती है। इससे हम बात करें। दूसरा देखिए, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक चुनौतियां हमारे साथ नहीं है। बहुत प्रैक्टिकली बताएं, बहुत अच्छा करते करते भी किसान हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। आपने किसान का जिक्र किया शिखा, किसानों को आज भी अगर कुछ भी दे दिया जाएगा, आप बात करें 6 दिन बाद वो कहेंगे कि हुआ नहीं, या आप 6 महीने बाद बात कर लीजिए, वो कहेंगे कि नहीं नहीं बोला था हुआ नहीं। एक तो वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो किसानों का एक अलग फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात है गिग वर्कर्स, कितना बड़ा ये जो तमाम चीजें हुई, गिग वर्कर्स की सेफ्टी, उनका पैसे आय बढ़ाना। और देखिए खुद मनसुख मंडाविया ने जोमेटो स्विगी सबसे बात की थी कि ऐसा नहीं होगा कि आप ये टैग ही हटा दीजिए कि 10 मिनट्स डिलीवरी। उनकी सिक्योरिटी इसमें आपको नजर आएगी। डिफेंस आप देखिए, हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां पर अभी डिफेंस में हमें बहुत आगे बढ़ना है, जबकि हमने बहुत अच्छा कर लिया। इसके अलावा हमारे कमिटमेंट है खुद से
ठीक। नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं ना कि एक बार कमिटमेंट कर दिया खुद की नहीं सुनते, क्योंकि हमको तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल। चुनौती, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का स्टाइल है मुंह से जवाब नहीं देते, अपने काम से जवाब देते हैं, इसलिए वो रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो अभी बहुत सारी चुनौतियों के साथ आगे बहुत बढ़ना सारी है, चुनौतियां इसलिए हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है। और मेरा अभी आप चर्चा करेंगे तो मेरे को एक लग्जरी गाड़ियों पे भी चर्चा हाँ, करनी है जो मैं डॉक्टर बात असीम हमारे साथ इस समय हैं। डॉक्टर सिंह, जाहिर तौर पर आगे बढ़ना है, ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय सरकार का फोकस क्या ग्रोथ पर रहेगा या फिर जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसकी तरफ नजरिया रहेगा सरकार का? अभी आपसे पहले हम वही फिस्कल डिसिप्लिन की आपके साथी से हम चर्चा कर रहे थे कि नॉमिनल जीडीपी का जो है, अगर आप इन्फ्लेशन को हटा के जीडीपी को कंपेयर करें तो नॉमिनल जीडीपी हमारा टेपर डाउन हुआ है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ, जिसकी चर्चा भी आपने भी की, 6.5 to 7% हम पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर हमारा जो घटता जा रहा है, अगर उसको हम अरेस्ट नहीं कर पाए और उधर टैक्स बॉयंसी को हम नहीं कंसिडर कर पाए, अभी आपने प्रवक्ता से सुना कि वो 12 लाख थ्रेशोल्ड हुआ और पिछले साल हम सबने सेलिब्रेट किया, बट इन्फ्लेशन की वजह से क्या अब आपकी जेब में जो पैसा आया, क्या उसकी परचेजिंग पावर है, वो एक अलग मुद्दा है। टैक्स बॉयंसी, नॉमिनल जीडीपी और डेट। अभी आपने स्टेट इलेक्शंस की बात करी, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। स्टेट्स की हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। लगभग 13 स्टेट्स ऐसी हैं हमारे देश में जिनका ग्रॉस जो डोमेस्टिक स्टेट जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, और उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, कंट्री के ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट तो हमने 4.5 को पूर्ति कर दी और वो एक हेडलाइन अनाउंसमेंट भी होगी ऑनरेबल सीतारमन मैम की। बट जो एक फैक्ट हम मिस करते हैं, जो हम स्टेट पॉलिटिक्स को देखते हैं, कि हमारी 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% से अधिक है, जिसमें बड़ी स्टेट्स हैं, राजस्थान है, एमपी है, एपी है, पंजाब है। अब पॉलिटिक्स को असाइड छोड़िए ना, गुड इकोनॉमिक्स मीन्स गुड पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा। एंड जो गिग वर्कर्स, और भारत सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम जो कहते हैं 140 करोड़ की जिक्र, डोंट फॉरगेट 25 मिलियन पीपल, 2.5 करोड़ आबादी हमारी हर साल बढ़ती है, जो न्यूजीलैंड, ग्रीस या नीदरलैंड या स्वीडन की इंटायर पॉपुलेशन है। उनको एम्प्लॉयमेंट देना जी एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो 2.5 करोड़ जो एवरी ईयर यू आर एडिंग टू पॉपुलेशन, यू नीड टू मेक द यंग एम्प्लॉयबल। इस समय एम्प्लॉयबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। हाँ, प्रेमपाल जी भी हमारे साथ है। प्रेमपाल जी, रेलवे जो है वो लाइफलाइन रही है भारत की, और अगर रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर ना हो, और हमने देखा है कि पिछले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है। बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जिसको जाने में लगभग 12-13 घंटे लगते थे, आज हम एग्जैक्टली 8 घंटे में पहुंच जाते। वंदे भारत जैसी ट्रेनें आती थी। ऐसे में इस बार का जब बजट पेश होना है तो रेलवे को लेकर के क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? दो बातें, एक तो रेलवे का पहले बजट 2017 से पहले अलग होता था, अब वो मुख्य बजट का हिस्सा है, इसलिए अब रेल बजट की बात पूरे बजट के साथ ही मैं करना चाहूँगा। और आप खुद सोचिए कि पिछले पूरे वर्ष में कितनी वंदे भारत शुरू हुई, बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चली हुई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जब कोरोना के टाइम पे सारा देश एक अलग से नींद में था, तब हमने अपने ट्रैक ठीक किए, पुल ठीक किए, अपना एक्सपेंशन किया, रेलवे को नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ाया, और पिछले दिनों कश्मीर में भी हमने अपना झंडा बुलंद किया है। ये तो सिर्फ रेलवे की बात है, लेकिन ये क्योंकि आज आम बजट है इसलिए आम आदमी की बातें की जाए। पिछला पूरा वर्ष हमारा एक ट्रंप प्रशासन के आतंक में बीता है। फ्रेट टैरिफ बढ़ाए गए, कम किए गए, बच्चों को वहां जाने पर सुविधा, वो HB वीसा के दबाव रहे, यानी क्या क्या रहा है आपको पता होगा। मुझे लगता है कि उस आईने में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को देखना होगा। शायद आपने ही कहा बहुत अच्छा कि हम आत्मनिर्भर, अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो हम शायद उन सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। अगर एक छोटी सी एक बात, अब इसमें हमें ध्यान ये देना होगा कि किसानों की इनकम और उनको कैसे वो आगे किया जाए, और यूथ को, नौजवानों को कैसे हम आगे जॉब दिया जाए। अदिति ने भी किया था सर, और मैं भी यही कह रही थी कि किसान चाह रहे हैं कि उनकी आय में वृद्धि हो। क्या ये बजट उसे लेकर के धरातल पर उतरता है? ईशान त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस समय अदिति हमारे साथ है। किसान जी, मनरेगा को लेकर लगातार आप सवाल करते आए, लेबर कोड को लेकर भी सवाल करते आए,
ऑपोजिशन की इस बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि जाहिर तौर पे जैसे ही 1 बजे खत्म होगा आप मुद्दे निकाल कर लेकर आएंगे और आप कहेंगे कि गरीब को इग्नोर किया गया है, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन की क्या उम्मीद है? जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक देखिए, स्पेक्यूलेशन ये करना कि हम आएंगे और नकारात्मक रूप से ही आएंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर ये सरकार देश हित में काम कर रही होती, जो आम जनमानस है उसके लिए काम कर रही होती, तो जरूर हम इस बात की सराहना करते। अभी आपने नाम लिया मनरेगा का, जो ये नया बिल लेकर आए हैं, उसमें पहली बार मैं देख रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन जो एक स्कीम थी मनरेगा, उसको हटा के सप्लाई ड्रिवन कर दिया। सरकार केंद्रीकरण करना चाह रही है एम्प्लॉयमेंट का भी, तो इसका तो उसकी आलोचना तो होगी ना। आप नाम को छोड़ दीजिए, मैं नाम की डिबेट में नहीं जाऊंगा। अगर आप डिमांड ड्रिवन स्कीम को, कि भाई एक व्यक्ति अगर मजदूरी चाहता है करना, वो रोजगार चाहता है अपने लिए, तो उसको सरकार बाध्य होगी रोजगार देने के लिए। ये मनरेगा ने दिया था। लेकिन नए बिल में क्या किया इन्होंने, नए एक्ट में क्या किया कि सरकार जब चाहेगी, जहां चाहेगी, जिस वेज पे चाहेगी, उस वेज पे हम बंधुआ मजदूरी करवा के एक व्यक्ति से काम करवाएंगे। ईशान जी, मैं तो तो सोच इसका रही थी हमने आप विरोध 2 करने का बजे काम सरकार किया। को अब कोसेंगे, सुनिए, लेकिन आप तो अभी 11 भी नहीं बजे कोसना शुरू हो गए। मैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ ऑन बिहाफ कि आप जनता नहीं, के बिहाफ सरकार पे को क्या नीतियों एक्सपेक्ट पे, कर रहे हैं? सरकार को नीतियों पे आईना दिखाना, देखिए कोसना नहीं होता है। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव सर, बजट तो आ जाने कोसना दीजिए। कहने का काम, बजट तो आ जाने मैं दीजिए। वही कह रहा हूं, अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कोसने का काम कर रही हैं, तो आपने, मुझे लगता है, कोई चश्मा लगा रखा है। मैंने वो चश्मा नहीं लगा रखा। मैं अभी कंस्ट्रक्टिव तो बजट ही नहीं आया सरकार ईशान को जी, बता रहा हूं। आपने मीडिया को भी अब कोसना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं मुख्य बातें बता देती हूँ आपको। सरकार ये कह रही है कि विकास से समृद्धि की ओर सरकार पहुंची है। पिछले 11 सालों में बजट ऐसा ऐसे दिए हैं।